दिग्विजय कॉलेज का वो विभाग, जूलॉजी विभाग, प्राणी शास्त्र विभाग, उन्होंने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन किया गया। वो सेमिनार भी है कि ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के लिए कितने जिम्मेदार हम हैं या दोषी है कह सकते हैं, और इसको सुधारने के लिए, इसे बरकरार रखने के लिए समय समय पर सतत प्रयास करते हैं। चीफ गेस्ट है, उनसे बात करते हैं। वैसे 3 दिवसीय कार्यक्रम है, आज पहला दिन है। जी मैडम, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड नेम प्लीज। मैं बबीता लाभ का आयस था। कैसे रहा राजनांदगांव आना? नहीं, बहुत अच्छा है। कहाँ से? मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। हाँ। जी, मैं यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इस कॉलेज ने हम लोगों को इनवाइट किया, बुलाया, खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में। मैं आर्म्ड पुलिस फोर्स स्कूल जो काठमांडू में है, मैं उसकी फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, और अभी मैं विमेन इन साइंस एंड ह्यूमैनिटी कह के एक NGO है जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो उसमें मैं इस टॉपिक को देख के मुझे लगा कि हर घर में अगर विमेन जो है, महिलाएं जो हैं, वो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को घर में अगर शुरू करें तो शायद ये जो है संसार में अपने आप हो जाएगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो घर घर से शुरू होता है, चाहे वो गंदगी से शुरू हो या घर के जिसको हम कूड़ा कचरा कहते हैं उससे शुरू हो, या बच्चों की जो ग्रोथ होता है, बच्चों को समझाने में, बच्चों के पैटर्न में, जो ग्रोइंग पैटर्न में होता है, उनमें उन लोगों की शिक्षा दीक्षा में जो होता है उसमें, तो महिलाओं की भूमिका इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में घर घर में क्या हो सकती है, उसमें जो है अगर हम इस 3 दिवसीय सेमिनार में अगर हम जोर दे तो शायद कॉलेज से घर तक अगर पहुंच गए हम, तो समझिए हम इस संसार में पहुंच जाएंगे। कहीं के राजा रजवाड़ों ने अगर कॉलेज के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर अपने महल को दान किया, तो ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात है, और इस गांव के लिए, खासकर राजनंदन गांव के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो इस चीज को जो राजनंदन गांव के लोगों को भी समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और यहाँ के शिक्षा के स्तर को कैसे आगे बढ़ा सके उसके लिए। ये तो हम मन को छू लिया है ये जगह जैसे ही हम इंटर किए हैं आज मॉर्निंग में, और ये सराउंडिंग को जो देखा है तो लगा है कि ये नारायण का क्षेत्र है, और ये दिल को छू लिया है, और यहाँ आप गंदगी कर ही नहीं सकते। मेरा अपना, मैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, तो जो आपने देखा है कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ ही हटा देंगे तो कमल कहाँ से लाएंगे। तो ये जो जल है और हमारे बच्चे हैं, इनको यूज करके यहाँ के नगर और समाज को अगर विकास में ले जाया जाए, तो मुझे लगता है पूरे भारत में एक ये अपना नया जो है अंदाज पेश कर सकता है राजनांदगांव। राजनांदगांव को टक्कर देने वाला पूरे भारत में मैं नहीं समझता हूँ, जो कि मुझे दिखाई नहीं दिया है। मैंने बहुत सारे स्टेट को मैंने घूमा है, लेकिन ये ऐसा क्लाइमेट मैंने नहीं देखा। आपको गंदगी दिखाई दिया, लेकिन मुझे उस गंदगी में जो क्लाइमेट का जो कमल जो दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय सरकार का ध्यान उधर जाए और टेक्नोलॉजी लावे, इस गांव में टेक्नोलॉजी लावे, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ का जो है जो डेवलपमेंट हो, यहाँ का विकास हो, और यहाँ के बच्चे उससे लाभान्वित हो, उससे बड़ा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होगा। और ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो एक हाथ तो तैयार है और दूसरा हाथ सरकार है, वो आकर के अपना हाथ बढ़ा दे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे वैज्ञानिक हो जाएंगे। सब ड्रीम देखते हैं, यहाँ के बच्चे ड्रीम देखते हैं, उनको सिखाने वाला कोई नहीं, उनको बताने वाला कोई नहीं, उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इस मीडिया के थ्रू अगर आपका नजर वहां तक पहुंच रहा है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें और इंटरेक्शन से इसको आगे बढ़ाएं, यही मेरा मैसेज है। क्लाइमेट चेंज की जब आती है, तो जिसको आप क्लाइमेट चेंज कहते हो उसको मैं नहीं कहता। यहाँ दिमाग में बातें फर्क हो रही है। छत्तीसगढ़ का क्या क्लाइमेट है, आप वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज में मत जाइए। इस राजनांदगांव जहाँ आप रह रहे हो, इसका क्या क्लाइमेट है,
राजनांदगांव के क्लाइमेट को में क्या चेंज आपने देखा, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, वो हमारा डेवलपमेंट है, वो हमारा फोकस है। दुनिया क्या पहुंच गया, कहाँ चला गया, इससे कोई मतलब नहीं। तो राजनांदगांव का जो क्लाइमेट है वो चैलेंजिंग है, और उस चैलेंज को आज के डेट में अगर टेक्नोलॉजी से के उसके थ्रू अगर आप उसको नई डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे तो कल के दिन में इसको जो है फेस करना होगा। तो ये चीज है आज के डेट में मेरा मैसेज। इस सेमिनार में काठमांडू से आए सर मैडम से बात की। अब जो सेशन चल रहा है उसमें बद्रीनाथ दुबे ये जर्मनी से जुड़े हुए, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये भी अपनी स्पीच दे रहे हैं। 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में डॉक्टर प्रफुल्ल काटकर जी भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र के हैं, चंद्रपुर से आए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थीम इसलिए है कि दिन ब दिन जो हमारी जो धरती माता है उसमें पोल्यूशन का इतना ज्यादा बढ़ावा हो गया है, इसकी वजह से ये जो पूरी धरती है अभी दिन ब दिन जो है इसका क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। इसलिए इस सृष्टि में जितने सारे जीव जंतु है, मनुष्य है या जानवर है, उनका भी प्रभाव हो रहा है। तो इसको किस तरह से हमको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि हमारी धरती जो है वो हरी भरी रहे। एक्चुअली मेरा जो डोमेन है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल तरीके से हो तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमको नहीं होती। जनरली मैं कैंसर पे काम करता हूँ, तो बहुत सारे ड्रग्स मैं उसको टेस्ट करता हूँ। तो हमारे शरीर की जो सेल है उसका जब डेवलपमेंट अच्छा होगा और उसका क्लाइमेट अच्छा होगा तो फिर कैंसर समान बीमारियां नहीं होगी। तो मेरा एक्चुअली इस पे लेक्चर था यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मैं अपना ज्ञान इन बच्चों को या फिर यहाँ के स्टाफ को दे चुका हूँ। भविष्य में ये एक संदेश देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, बोले नागरिकों को, कि आप जो क्लाइमेट चेंज के बारे में सीरियस हो जाओ, क्योंकि समय आ गया सीरियस होना। क्योंकि दिन ब दिन जो गर्मियां इतनी बढ़ते जा रही है, वाटर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इसलिए वजह से सृष्टि का जो चक्र है, नेचुरल चक्र है, वो चक्र थोड़ा सा डामाडोल हो गया उसमें। सो देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द नेचर रूटीन, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू डिसीजेस आर कमिंग। और उसमें बहुत सारी चीजें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने घर से शुरुआत करें कि हर एक चीज को हम जो निसर्ग है हमारा उसको अपने घर के समान, अपनी धरती माता या भगवान समझ लो, ताकि आप उसको अच्छे से रख सको। ये प्रण हमें घर से लेना चाहिए। डॉक्टर आशीष कुमार झा जी बताएं कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और सबसे पुराना कॉलेज से मैं बताया तो मेरा कॉलेज 140 साल पुराना है, जो सेंट्रल इंडिया में पहला कॉलेज हुआ करता था, 1883 में था। और हमारा कॉलेज जो पहले ना 1883 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। फिर 1901 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ, 1924 में नागपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तब वहां से एफिलिएट हुआ। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस से मेरा संबंध है, पहले तो राजनांदगांव से बता दो, माजिद सर ने आपको ऑलरेडी बताया ये चीज कि यहाँ मैं हर साल आता हूँ। तो एक तो माइंस के साथ में होता था, दूसरा लीनियर डेवलपमेंट यानी कि रोड बनना, रेल बनना, और तीसरा जो आप देखिएगा वो है अर्बनाइजेशन, जो राजनांदगांव में आज प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, लीनियर डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। ये यहाँ के जो मेन है, यहाँ के इसके कारण क्या हो रहा है, ये जगह का जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो हुआ, लेकिन हैबिटेट को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं? तो रिस्टोरेशन के लिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा कहीं पे भी मधुमक्खी पालन नहीं हो रहा है। आप मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे तो रिस्टोर कैसे होगा? आपको एक उसको किसी ना किसी तरह से, अब हमारे पास में तो सरकार है, सरकार के जो ये है, जैसे खाद्य प्राइम मिनिस्टर का नेशनल हनी मिशन चलता है, उसी प्रकार से खादी बोर्ड का कार्यक्रम चलता है, उसी प्रकार से नेशनल भी बोर्ड है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट लेवल तक इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, ये अपना ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं दे रहे, ये साल भर ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का हेल्प नहीं ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट में जूलॉजिस्ट है, ये मधुमक्खी पालन जो करवा सकते हैं वो इंस्टीट्यूट में है। तो सरकार को किसी ना किसी तरह से इनसे जुड़ना होगा, और ये जुड़ेंगे, हैबिटेट रिस्टोर होगा। आप अपने देखेंगे, आप 10 प्लांट लगाएंगे, वो कब का 50 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मधुमक्खी अपना काम शुरू करेगी। तो अगर और ये चीज हो जाता है तो क्लाइमेट चेंज पे वो नेचुरली, अगर आप ये कर रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम बोलते हैं, जहां पर हवा से, वायु से कार्बन जो है वो मट्टी में मिलता है, तो वो काम तो पेड़ ही कर सकता है ना।
तो आप इनडायरेक्टली वो पेड़ लगा रहे हैं, तो मधुमक्खी इनडायरेक्टली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ही करके आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट, जिसको हम बोलते हैं, या फिर रोक बोल सकते हैं, तो रोक लगा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत थोले है। मैं नीरी में काम करता हूँ। नीरी में तो सभी ये जो इसमें का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का सभी तरीके के काम होते हैं। स्पेशली मैं जिस एरिया में काम करता हूँ, जैसा माइंस वाइज डेवलपमेंट हो गया, आजकल जैसे किसी माइन ओर को निकालने के लिए करोड़ों एकड़ हेक्टर जमीन जो है वो नीचे से निकाल के पूरा उसको बाहर फेंक देते हैं, और जंगल, ये जो जंगल एरिया है उसको नष्ट कर देते हैं। तो उस बैरन लैंड को, जो लैंड रहता है, उसमें मिट्टी कुछ भी नहीं रहती है, उसमें सिर्फ सारे पत्थर रहते हैं। हाँ, तो उसमें झाड़ लगता ही नहीं है कुछ। तो हम एक काम करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है, वो वेस्ट मटेरियल को यूज करके सॉइल में यूज करके उस पर पेड़ लगाते थे, और कार्बन इसी क्लाइमेट चेंज सेमिनार में डॉक्टर मयूर नागालैंड से आए हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय से, और इन्होंने भी बड़ा वो अपना जो स्पीच है बड़े गंभीरता से, बहुत बारीकी ढंग से दे रहे हैं। सर से जानते हैं कि अब क्या मैसेज करेंगे और कैसे रहा राजनांदगांव का समय। देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़, मेरा ये तीसरा विजिट है। इससे पहले मैं 2 बार आया हूँ। ये पहली बार मैं राजनांदगांव पे आया हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो पहले तो माजिद सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे आने का न्योता दिया। क्लाइमेट चेंज में मेरा ये टॉपिक था। मैं इन्वेसिव स्पीसीज पे काम करता हूँ। वो मतलब मैं प्लांट्स पे काम करता हूँ इन्वेसिव स्पीसीज का। उसमें ये होता है कि हर एक साल हम लोगों का जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, कृषि में ये इन्वेसिव स्पीसीज बहुत पैसों का नुकसान करते हैं। तो कोई स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से मान लीजिए $300 बिलियन पर ईयर नुकसान हो जाता है ग्लोबल लेवल में। तो इसको माना जाता है कि एक एनवायरमेंट का वेस्ट है। तो इस वेस्ट को आदमी क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। और वो क्या करता है, वो इन्वेसिव स्पीसीज का पॉपुलेशन जब बढ़ता है, जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे लेंटाना कामारा, तो उसका पॉपुलेशन बढ़ने से दूसरे जो प्लांट्स है उसके साथ स्पेस, सनलाइट, एयर, ये सब के लिए कॉम्पीट करता है। तो बाद में वो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, वैसे इन्वेसिव स्पीसीज को पिकअप किया और उसको हम लोगों ने बायोफ्यूल में ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे कि हम लोग पायरोलाइसिस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग बायोफ्यूल बनाए। और उस बायोफ्यूल में हम लोग को ये चीज अच्छा लगा कि इन एडिशन टू बायोफ्यूल उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। तो जो एक वेस्ट है, उस वेस्ट को वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी के आधार पर मैं अपना प्रेजेंटेशन किया। एरिया का एटमॉस्फेयर, यहाँ के एटमॉस्फेयर में क्या मतलब फर्क नजर आया है? वैसे हिंदी तो ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ये है, नागालैंड में थोड़ा ठंड है, यहाँ मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। तो डिफरेंस मैंने यही देखा। देखिए, यहाँ पे मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट, यहाँ पे गर्मी है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ा कमती है। लेकिन नागालैंड पूर्वोत्तर की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ बहुत घने जंगल है और वेजिटेशन है, हम लोग बोलते हैं साइंस के भाषा में प्राइमरी वेजिटेशन। इसीलिए वहाँ थोड़ा टेम्परेचर आपका कंट्रोल में है। यहाँ मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, सिटीज बन गया, जंगल काटे, रास्ते बने, तो ये मतलब बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट सब में प्रभाव डालते हैं। और मैंने जो अपना स्पीसीज के बारे में बोला, तो कल मैं जब हाईवे से आ रहा था तो राजनांदगांव में भी मैं कुछ इन्वेसिव स्पीसीज मैंने देखा है। तो मुझे पता नहीं वो कितना एरिया पे विस्तृत है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। तो अगर मैं कोई रिकॉग्नाइजेंस सर्वे करूं या फील्ड वर्क करूं तो मुझे एक आइडिया मिलेगा कि यहाँ कितना प्रोडक्शन होता है। उस बेसिस से वो मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजकुमार खापेकर सिंधु महाविद्यालय नागपुर से, नागपुर यूनिवर्सिटी से आया हूँ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हम लोग शाश्वत और चिरंतन विकास की बात करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो दिन ब दिन खराब हो रहा है और पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर स्टेशन और व्हीकलर एग्जॉशन, ये सारी चीजें हैं।
तो क्या हम लोगों ने ये इन सबको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट के कारण उसका विपरीत परिणाम पर्यावरण पर हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ते जा रहा है। तो मेरा ये सवाल सबसे रहेगा कि क्या हम लोगों ने ये सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बंद कर देनी चाहिए? नो माय डियर फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू मी एवरीवन हैज टू पे द प्राइस ऑफ डेवलपमेंट। हर किसी को डेवलपमेंट का प्राइस किसी ना किसी तरीके से देना है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डिटेरियोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड डिटेरियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। हम लोगों ने मदर अर्थ को जैसे हम लोग को मिला है उसी तरीके से संजो के रखना है, और हमारी ये जो धरोहर है वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम लोगों ने उसी तरीके से देना है। इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम लोग को हर जैसे कि हम लोग साइंटिस्ट है, हम लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन हर एक को रिसर्च करने की या साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हम अपना छोटे छोटे कार्य करके भी हम लोग अपना पर्यावरण दक्षता के लिए और पर्यावरण उत्थान के लिए हम अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में जो बड़े बड़े आवाज आते हैं, साउंड आते हैं, उसको हम लोगों ने कम करना चाहिए। जब हम लोगों ने बहुत जोर से बोला, माइक में बोला, तभी भगवान हमारी सुनता, ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पर्यावरण के विषय है जिसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी राय ये होगी कि पर्यावरण को बचाना चाहिए और हमें हमारा योगदान युवा पीढ़ी को बताकर उनके साथ कदम के कदम मिलाकर हम उन लोगों ने अपना योगदान देना चाहिए। काम करने की बात करनी है तो सच में हमें किसी बड़े रिसर्च की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें छोटे छोटे काम करने की। सबसे पहली चीज जो ये है कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके जो काम है वो राजकुमार सर जो बात कर रहे थे कि उन बच्चों को अगर हम इस छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। उनके जो डेटा है वो कंपाइल करके अगर हम एक साथ लेंगे तो वो बड़ा रिसर्च अपने आप बन जाएगा। तो बड़े रिसर्च की बात करने के बजाय हमें इस लेवल पे छोटे छोटे चीजों को लेकर के चलना चाहिए। और इस पर जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी की हम बात कर रहे हैं, बायोसाइंस की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ स्टेट हमारा और खासकर हमारा जो ट्राइबल कल्चर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत पहले से सोचते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। जरूरत है हमें उनको पहचानने की। जैसे एक उदाहरण दूंगा, सरगुजा के हमारे जो ट्राइबल है उनकी, वहां पे साल बीज का कलेक्शन होता है सर। साल का हमारा बहुत बड़ा जंगल है, तेल और अन्य चीजों के लिए उसको कलेक्शन होता है। तो उसमें आप देखेंगे साल के बीज अगर किसान कलेक्ट करते हैं तो अगर उन्होंने 100 बीज अगर इकट्ठे किए हैं तो वो 95 और 90 सीड्स ही यूज में लेंगे, 5 से 10 बीज वो वापस जंगल में फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? वो जानते हैं कि इन्हीं बीजों से आने वाली साल की नई पीढ़ी पैदा होगी और हमारा जो जंगल है वो लगातार बना रहेगा, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट वो जंगल से ले रहे हैं वो उनको सदियों तक मिलता रहेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है स्टेट में हमारा। डॉक्टर गोकुल प्रसाद साहू, और मैं ये गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि मैं इसी कॉलेज का पीजी स्टूडेंट हूँ। यूजी पीजी मैंने यहीं से किया है और पीएचडी मैंने आईएसबीएम यूनिवर्सिटी से किया है। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो सर लोग ने बताया ही है, साथ में क्लाइमेट चेंज के साथ हम जो नेचर है उसको हम संरक्षित करेंगे, उनके जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित करेंगे, तभी हमारा जो क्लाइमेट है वो बच पाएगा। मेरा जो सब्जेक्ट है वो केव बायोलॉजी है, गुफा विज्ञान है। जैसे हम डूंगरगढ़ क्षेत्र में जाएंगे तो डूंगरगढ़ के आसपास बहुत सारे केव हैं। वो केव जो है, जैसे कछारगढ़ का मैं उदाहरण देता हूँ। कछारगढ़ जो है वो पर्यटन का बहुत अच्छा, मतलब लोग जो है वहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं और वहाँ बहुत प्रसिद्ध है वो गुफा। और वहाँ में जो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है उसको हमको सुरक्षित रखना है, साथ में हमको पर्यटन भी करना है। तो हमारा उद्देश्य वही है, हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं तो हमारा यही उद्देश्य है कि वो वहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो बची रहे, उसके साथ साथ वो पर्यटन में भी आगे बढ़ते रहे। अगर हम खाली एक ही चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे, खाली पर्यटन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो हमारा वहाँ का जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी धीरे से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर वहाँ की डाइवर्सिटी समाप्त होगी तो जो फॉरेस्ट है वहाँ की डाइवर्सिटी के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ के ऊपर भी उसका इफेक्ट अल्टीमेटली पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो गुफाओं में भी उसका इफेक्ट हो रहा है, मैदानी क्षेत्र में भी हो रहा है, फॉरेस्ट में भी हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। इसी कारण ऐसे कॉन्फ्रेंस की बहुत आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज को आम लोगों तक पहुंचा सकें। पीयूष कुमार, आरंग पीजी कॉलेज से आया हूँ मैं और साहित्य का विद्यार्थी हूँ मैं, हिंदी का, पर एक गेस्ट बतौर यहाँ उपस्थित हूँ। और बहुत बधाई दिग्विजय कॉलेज को, जूलॉजी डिपार्टमेंट को स्पेशली, कि उन्होंने यहाँ पर एक इंटरनेशनल सेमिनार किया है। मैंने ब्रोशर देखा, आज आखिरी दिन ही पहुंचा हूँ तो मैं डिटेल्स में तो नहीं जानता, बट मुझे लगता है कि दुनिया भर के 4-5 साइंटिस्ट को इस जगह पे छत्तीसगढ़ के शहर में इकट्ठा करना और बात करना इस पर,
जो एजेंडा है सतत विकास का, वो यूएन ने किया था, 2015 से शुरू किया था और अब तक चल रहा है, और ये हम आज यहाँ पर भी देख रहे हैं इस चीज को। इसके लिए तो मैं कॉलेज परिवार को, स्पेशली जूलॉजी डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूंगा। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, क्योंकि विकास की जो डेफिनेशन है या तो हम लोगों ने गलत समझी है, समझाई गई है, जो भी है, कि इसी के कारण सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, आज नहीं तो कल चीजों को बदलना है। हम पहले नहीं थे तब भी परिवर्तन हो रहा था, कल को हम नहीं रहेंगे तब भी परिवर्तन होगा। पर टाइम और स्पेस का जो बहुत बड़ा चीज है होती है, उसमें मनुष्य की सभ्यता या उसकी समझ और उस पृथ्वी पर जीने का जो वक्त है बहुत कम है। वो कम वक्त में हम जी सकें, उसके लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक किस्सा मैं साझा करना चाहूंगा, छोटा सा है, कि किसी दूसरे ग्रह पर एलियन दो एलियन बातें कर रहे थे। पहले ने कहा कि सुना है पृथ्वी नामक ग्रह पर एक मनुष्य नाम के जीव ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिए हैं। तो दूसरे ने पूछा, क्या वे बहुत बुद्धिमान हैं? तो पहले ने फिर कहा कि मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु हथियार एक दूसरे के ऊपर ही तान के रखा है। एक छोटी सी बात है, छोटा सा किस्सा है, समझने की बात है। ग्रेजुएशन भी कर चुकी हूँ और यहाँ की पीजी स्टूडेंट भी रही हूँ, यहाँ की एलुमनी हूँ मैं। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं माजिद सर को, थिस्के सर को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मैं यहाँ के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में मैं हमेशा आती रही हूँ, मुझे हमेशा बुलाया गया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी दिग्विजय कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं कि अभी ये सब कार्यक्रम यहाँ पर, ये रिसर्च पेपर सब यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। जब हम पीजी करते थे तो हमें ये सब अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली नहीं थी, और उस समय हम जानते भी नहीं थे कि रिसर्च पेपर पब्लिश होना या आगे जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तब ये सब रायपुर में हुआ करते थे। तो मैंने जब देखा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर जितने स्टूडेंट्स ने अपने बात कही, अपने पेपर्स पर जो बात कर रहे थे, मैं बहुत बारीकी से सुन रही थी। कुछ समझ में आ रहा था और कुछ समझ में नहीं भी आ रहा था, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। मैं क्लाइमेट चेंज पर एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगी। जैसे सर ने कहा कि हमको अगर इस पर बात करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाए तभी लोगों को समझ आएगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे हमें एक नॉर्मल तौर पर समझना चाहिए, और शुरुआत शायद मुझे ऐसा लगता है कि घर से ही होना चाहिए। इसी कार्यक्रम में जितने डेलीगेट्स आए थे, देश से, विदेश से, प्रदेश से, उन्होंने अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से जो बातें बताई है, परिवर्तन को लेकर, प्राकृतिक को लेकर, मानवता को लेकर, मनुष्य को लेकर, और उसके मनुष्यों को कैसे जीना है, कैसे बचना है, कैसे बचाना है। टाई कोट पहन के आपको जो यहाँ पर बता रहे हैं, वो आपको लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बहुत गंभीर और बहुत बारीक चीजें आपको बता रहे हैं। आप घंटों क्रिकेट मैच, ये मैच, वो मैच, गेम्स देख लेते हैं। जब ये चीज हम आपको बताएं तो थोड़ा वक्त निकाल के इसको देख लेना, नहीं तो आने वाला समय जो होगा वो न हमको देख पाएगा, न आप किसी को देख पाओगे। मैं इस लाइन के साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप देखें, सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले पीढ़ी को जरूर बताएं कि ऐसे लोग हैं जो हमको अवेयर करने आ रहे हैं। मेरे पास कविता है और मैं अखिलेश